हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं बोर्ड का विज्ञान का पेपर हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर साथियों हम इस पेपर के अंदर ही आपको लिख कर बताएंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। ये जो 8वीं बोर्ड का पेपर है विज्ञान का, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इसी पेपर के अंदर ही लिखना है। अलग से आपको कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसके अंदर ही आपको उत्तर लिखना है। जो आगे जगह दी गई है, जो प्रश्न का आगे जगह दी गई है, उसी के अंदर लिखने हैं। और साथियों, इस पेपर को हमने बहुत ही अच्छी तरह से हल करके तैयार किया है। आप इसको ध्यान से देखें। पिछली बार भी जितने भी एग्जाम हुए उन सभी में हमारा लगभग 80 से 90% प्रश्न आते हैं और बच्चे अच्छी तरह से एग्जाम में पेपर हल करके आते हैं। इसलिए आप इस पेपर को लास्ट तक देखें। इसके एक एक प्रश्न का उत्तर ध्यानपूर्वक याद करें। इसमें सबसे पहले है नायलॉन का उपयोग। नायलॉन का उपयोग क्या होता है? नायलॉन का उपयोग होता है रस से तंबू बनाने में। तो इसमें आपको इसका उत्तर बी होगा। आपको इस पे टिक लगा सकते हो और इसका उत्तर यहाँ लिखना है। जो ये आगे ब्रैकेट दे रखा है यहाँ पे उत्तर लिखना है। जैसे इसका उत्तर ब, तो ये ब यहाँ पे लिखना है। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आपको अगर हिंदी वाला समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश वाला देख सकते हो। अगर किसी इंग्लिश का विद्यार्थी है और उसको इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो हिंदी में चेक कर सकता है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर। अब दूसरा है वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? वाहन होते हैं ना, उसमें कम प्रदूषक ईंधन होता है। ये होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका उत्तर होगा ब। इसका तीसरा है सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करता है। तो सोना चांदी पिघलाने के लिए ये ज्वाला के बाहरी क्षेत्र का उपयोग करता है। इसका उत्तर होगा ए। इस प्रकार इसके उत्तर है ना, इसके पेपर के अंदर लिखने, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं आएगी। ये बच्चों आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब इसमें प्रश्न नंबर 4 है। इसमें सत्य और असत्य करना है। जो आगे 2-4 प्रश्न आएंगे उसमें सत्य और असत्य बताना है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, और इसका उत्तर इसमें आगे लिखना है। सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखना है यहाँ पे। तो पहला है निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो ये सत्य है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टी। सत्य के लिए टी लिखना है और असत्य के लिए एफ। तो यहाँ हम लिखेंगे टी। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये भी सत्य है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे टी। नेक्स्ट है यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। तो ये असत्य है, घर के अंदर नहीं आना है। अगर आप बाहर हो तो खुले में चले जाना है, जहाँ पर कोई नज़दीक ऐसी वस्तु नहीं हो जो आप पे गिर सके। जैसे कोई बड़ा पेड़ या बड़ी बिल्डिंग से दूर चला जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर देखो, हमने यहाँ इसी के अंदर लिख रखा है और आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार का पेपर आएगा और उसमें आपको खाली जगह दी होगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इसमें सबसे इसका उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले अग्निशामक सेवा 101 पर कॉल करेंगे। यानी आग बुझाने वाली जो ट्रॉली होती है उसको कॉल करेंगे 101 पर। और फिर क्या करें? अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके आग पर नियंत्रण करेंगे। इसके अलावा अन्य जो अपने जोर जोर से आवाज़ करके सभी लोगों को सचेत करेंगे ताकि सभी आग बुझाने में सहयोग करें। 8 है बाह्य निषेचन का एक उदाहरण लिखिए। तो बाह्य निषेचन का उदाहरण है मेंढक। मेंढक ये बाह्य निषेचन है। प्रश्न नंबर 9 है पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। यानी मेल हार्मोन, पुरुष में कौन सा हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुष हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 बादलों के चित्र बनाकर उसमें आवेश को दर्शाइए। तो ये 2 बादल बनाए, एक में ये धनावेशित है प्लस वाले और एक ऋणावेशित है। उसके बाद में क्या होगा? ये धनावेश ये ऋणावेश जब एक दूसरे से टकराएंगे तो ये बिजली बनती है। तो ये क्या है? आग उत्पन्न होती है जो बारिश के समय हमें रात को आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो वो होता है ये धनावेश और ये ऋणावेश। दोनों बादल बनाए और इसका चित्र बनाना है और आपको दर्शाना है। तो यहाँ धनावेशित और यहाँ ऋणावेशित। इस प्रकार हम लगातार इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि हम इस चैनल पर आपको 8वीं बोर्ड से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर हैं सभी अपलोड कराएंगे आपको। हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत बहुत जल्द ही हम आपके सामने लेके आएंगे। और पीछे जितने भी एग्जाम है उन सभी में हमारा 100% रिकॉर्ड रहा है कि जो पेपर हमने यहाँ हल करवाया वही एग्जाम में लगभग आता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसका चित्र बनाइए। तो ये बृहस्पति है, ये ग्रह, और इसमें क्या है, ये अलग अलग बादल टाइप होते हैं इसके अंदर, तो अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये इस प्रकार का बृहस्पति, ये सबसे बड़ा ग्रह सौर परिवार का, इसका चित्र है ये। उसमें 12 है, नाइट्रोजन का चक्कर चित्र बनाइए। नाइट्रोजन का चक्कर चित्र बनाना है। तो ये नाइट्रोजन चक्कर है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। तो सबसे पहले वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है और भूमि में जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन होती है। तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो मिट्टी में कैसे आएगी, पहले ये पता होना चाहिए। तो ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में आती है। एक तो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तड़ित यानी जब बिजली चमकती है तो उस समय ये नाइट्रोजन क्या होती है, स्थिरीकरण होता है और ये भूमि में आके मिल जाती है, ये ध्यान रखना। और दूसरा होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु और नीलहरी शैवाल, वो स्थिरीकरण करते हैं और फिर उसके क्या दूसरे जीवाणु उसको क्या होता है नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, तो ये मिट्टी में मिल जाती है। तो एक तो ये तड़ित द्वारा और दूसरा जीवाणु और नीलहरी शैवाल द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है और जीवाणु द्वारा ही उसका मिट्टी में मिला दिया जाता है। और उसके बाद में यहाँ से देखो, मिट्टी से जो नाइट्रोजन ऊपर जाती है आसमान में, उसके दो तरीके हैं। पहला तो है जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करना, यानी जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे और वो गैसीय नाइट्रोजन में बदल जाएगी और आसमान में चली जाएगी, आकाश में। और दूसरा है कि पौधे अवशोषित करेंगे, पौधों को जंतु खाएंगे और जंतु जब वापस उत्सर्जन करेंगे, यानी जंतु जब उत्सर्जन करेंगे या जीवों की मृत्यु होती है तो वापस वो मिट्टी में मिल जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 3, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। तो वस्त्र खरीदने की जो सलाह देनी है वो लिखनी है यहाँ पे। तो सर्दियों में हम अपने मित्र को वस्त्र खरीदने की निम्न प्रकार सलाह देंगे। पहला, ऊनी वस्त्र खरीदना चाहिए, यानी वस्त्र ऊनी होना चाहिए। दूसरा, सर्दियों में मोटे वस्त्र की बजाय, मोटा वस्त्र की बजाय है ना, उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र खरीदना चाहिए, यानी एक मोटा वस्त्र हो उसके बजाय 2 परतों वाला वस्त्र हो। जैसे ये 2 परतों वाला वस्त्र है तो ये सर्दियों में ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसके बीच का जो स्थान होता है उसमें वायु भरी जाती है और ये वायु जो बाहर की ठंडी हवा अंदर आने नहीं देती है और अंदर की जो गर्म हवा वो बाहर नहीं जाने देती है। तो इस प्रकार एक मोटे वस्त्र के बजाय कई परतों वाला वस्त्र खरीदना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के घटक तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समय फास्ट का तथा समय सेकंड को मिलान कीजिए, यानी इनका मिलान करना है। तो इसमें समूह फास्ट में देखो, द्रवित पेट्रोलियम गैस, उसका क्या काम है, ये आती है घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। और दूसरा डीजल, ये भारी मोटर वाहन व विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग होता है। और तीसरा है पैराफिन मोम, ये होता है मरहम, मोमबत्ती, वेसलीन निर्माण में काम आता है। और ये चौथा है बिटुमेन, ये किस में काम आता है, ये पहला वाला इसका उत्तर, पेंट्स एवं सड़क निर्माण में काम आता है। तो इसको आपको क्या करना है, जो ये पहले वाला लिखना है उसके आगे जो इसका सही उत्तर है इसके आगे, जैसे ये है तो ये क्या है कि ये जो नीचे रिक्त स्थान दिया गया है वहां पे भी लाइन मिलाना है और यहाँ पर भी लिखना है आपको। पहले जो सही उत्तर है उसके आगे इसका सही उत्तर क्या है वो लिखना है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आता है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कीजिए, सत्य और असत्य पे बताना है। तो पहला है इसमें वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, तो ये असत्य है। वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है, वर्षा कम होने लग जाती है। वन्य प्राणी अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, यह सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, संकटापन जंतु वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, तो यह सत्य है। नेक्स्ट, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, तो यह भी सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका नामांकित चित्र बनाइए, इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो ये है पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका है। इसमें हमने देखो जो दोनों में कॉमन चीजें हैं वो हमने एक जगह लिख दी है बीच में। तो इसमें कोशिका झिल्ली होती है, इसमें भी कोशिका झिल्ली होती है और इसमें रिक्तिका होती है
जो ये सबसे बड़ी रिक्तिका होती है और इसमें रिक्तिका छोटे छोटे होते हैं, तो ये रिक्तिका है। इसमें केंद्रक होता है वो छोटा होता है, इसमें केंद्रक जो बड़ा होता है, ये केंद्रक होता है दोनों में। ये कोशिका द्रव्य इसमें होता है, कोशिका द्रव्य भी इसमें होता है। और इसमें इसके अलावा क्या होता है, ये हरितलवक होता है। और ये जो बारी है ये कोशिका भित्ति, ये ज्यादा होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति ये इसमें एक एक्स्ट्रा होती है। जो बाहर वाली है इसको कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली होती है। प्रश्न नंबर 17 है, दाब की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो दाब की परिभाषा है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और इसका सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल, यानी बल में क्षेत्रफल का भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आपको किस प्रकार के जूते या चंपल का प्रयोग करना चाहिए, लिखिए। तो अगर चिकने फर्श पर चलोगे तो उसके लिए हमें, यदि हमको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो हम खांचेदार तली वाले जूते या चंपल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि खांचेदार तली के जूते फर्श तथा जूतों के बीच घर्षण बढ़ा देते हैं, जिससे चिकने फर्श पर चलना आसान होता है। अगर फर्श चिकना है और नीचे से जूते भी, अगर तली उसकी चिकनी है तो क्या हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसलिए क्या उसके जो नीचे का जो तला है जूते का, तो उसमें क्या खांचेदार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, शोर एवं संगीत में दो दो अंतर लिखिए। शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखिए। शोर और संगीत में दो अंतर लिखे हमने। शोर ये अप्रिय या अवांछित ध्वनि है, और संगीत ये प्रिय ध्वनि है, यानी सुनने में अच्छा लगता है। ये कष्टप्रद होता है, यानी ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये क्या है, सुखद होता है, यानी सुकून मिलता है सुनने में। तो ये दो इसमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ। तो इसमें विद्युत लेपन में ये देखिए, पहले हमें एक बर्तन बनाएंगे। ये हमने एक बर्तन लिया, उसके अंदर क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलियम लिया है, कॉपर सल्फेट का विलियम लिया है। उसके बाद में हमने एक बैटरी है, उससे क्या किया कि ये विद्युत सप्लाई कर दो, नहीं तो बैटरी से जोड़ के अपने ये दो प्लेटें लिए। एक ये धनावेश से जुड़ी हुई है और एक ऋणावेश टर्मिनल से जुड़ी हुई है। दो प्लेटें जोड़ के हमने इसके अंदर द्रव के अंदर डाली है। और जैसे ही हम इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जो ये जो प्लेट है, ये तांबे की प्लेट है, तो इस पे जिस चीज़ की परत चढ़ानी है वो चीज़ की परत चढ़ जाएगी। तो इसमें एक विलियम लेंगे, विलियन जिसकी परत इस पर चढ़ानी है, दूसरा वो प्लेट लेंगे जिस पर परत चढ़ानी है, और एक विद्युत बैटरी लेंगे और हम धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये इस पर परत चढ़ जाएगी, विद्युत लेपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, कृत्रिम उपग्रहों से हमें कई प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, कोई दो लिखिए। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कोई दो लिखिए। तो कृत्रिम उपग्रह से हमें निम्नलिखित जानकारियां प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह से बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है मौसम की भविष्यवाणी, दूसरा है दूर संचार, और तीसरा है सुदूर संवेदना। ये 3 प्रकार की जानकारी ये हमने लिख रखी है, लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, आप पुस्तक में पढ़ चुके हो, वो लिख सकते हो। तो हमें ये 3 मुख्य जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 आता है, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या क्या तैयारियां करेंगे, लिखिए। गेहूं का भंडारण करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो लिखनी है। तो इसका उत्तर हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ लिख रखा है। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जितने भी पेपर लेके आएंगे प्रत्येक पेपर में प्रश्न के साथ उत्तर लिखकर आपको बताएंगे, और गणित का एक एक प्रश्न हम आपको समझाएंगे। तो इसलिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसका उत्तर हम लिखते हैं, गेहूं के भंडारण के लिए अपने घर में गेहूं का भंडारण करने के लिए निम्नलिखित तैयारियां करेंगे। पहले तो फसल के दानों को अधिक समय तक रखने के लिए उन्हें नमी, कीट, चूहों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखेंगे। यानी अगर गेहूं का भंडारण रखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में उपयोग करेंगे, हम लंबे समय तक रखते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ नमी न हो, कीट पतंगे न लगे, चूहे भी न और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहे। दूसरा, भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाएंगे। अगर गीले दाने हम करेंगे भंडारण तो वो खराब हो जाएंगे, तो इसलिए उसको अच्छी तरह सुखाना है, जिससे कि उसमें नमी न रहे और किसी प्रकार के जीवाणु और कवकों से छुटकारा हमें प्राप्त हो सके। तीसरा, गेहूं का भंडारण जूट के बोरों या धातु के बड़े पात्रों में करेंगे। जूट की बोरी आती है उसमें करेंगे, या हम धातु के बड़े पात्रों में करेंगे, तो उसको भी हमें पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी।
और चौथा है नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाएगी, इससे पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। यानी जहां हम अनाज भंडारण करते हैं वहां आसपास में नीम की पत्तियां डालेंगे तो इससे क्या है कि जो कोई पीड़क या सूक्ष्म जीव होते हैं उससे भी इससे बहुत फायदा मिलता है। तो ये हम काम करेंगे। अब इस 22वें के अथवा में एक प्रश्न और है, हमने उसका भी उत्तर लिख रखा है, एक एक प्रश्न का उत्तर लिख रखा है ताकि हो सके एग्जाम में ये आ जाए। तो इसलिए क्या है कि हमने इसका अथवा वाला प्रश्न है वो भी लिख रखा है। जहां सिंचाई जल की कमी हो वहां आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र बनाइए। तो चित्र भी बनाया हमने और इसका उपयोग भी लिखा है। तो ये सिंचाई जहाँ कम वर्षा जल हो तो वहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ सिंचाई का जल कम हो तो जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ हम सिंचाई की निम्नलिखित विधि का उपयोग करेंगे। दो है, एक छिड़काव तंत्र और एक ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र, इस विधि में पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। और इसका दूसरा है ड्रीप तंत्र। तो ड्रीप तंत्र में इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है। ड्रीप तंत्र में फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका ड्रीप तंत्र है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। ये हुआ। इसके बाद में इसका चित्र बनाना है। तो ये हमने प्रत्येक का चित्र भी बना के तैयार किया है। ये देखिए, इसमें पहला ये दोनों कुएं से करें हम सप्लाई और ये पंप बना रखे हैं, ये दोनों सेम है। इसमें क्या होगा कि जो पहले ड्रिप तंत्र है उसके अंदर तो ये पौधे हैं, तो पौधों की पाइपों द्वारा मुख्य पाइप से छोटे छोटे ये पाइप जुड़ी हुई है। ये पौधे डायरेक्ट पौधों की जड़ों में इसे बूंद बूंद कर पानी डाल रहे हैं। और जो इसमें छिड़काव तंत्र है इसमें तो क्या है कि ये फसल है और इसमें ये फुहारे लगे हुए हैं। तो फुहारे के ऊपर इसके क्या जैसे फुहारे घूमते रहते हैं तो ये जल का छिड़काव इसमें होता जाता है। तो ये पौधों के लिए उपयोगी है, बागवानी के लिए, और ये फसल के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, धातु व अधातु के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखना है। तो इसमें हमने 4 गुण ये लिख रखे हैं। धातु आघातवर्धनीय होती है, धातु आघातवर्धनीय होती है, अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है। धातु तन्य होती है, अधातु तन्य नहीं होती है। धातु चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती है। धातु ध्वनिक होती है, अधातु ध्वनिक नहीं होती। ध्वनिक मतलब धातु को हम जब पीटेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तन्य मतलब इसको तार के रूप में बदल सकते हैं, इसको तार के रूप में नहीं बदल सकते। आघातवर्धनीय है यानी इसको चादर के रूप में पीट कर चादर बनाई जा सकती है, इसकी चादर नहीं बनाई जा सकती। अब 23वें के अथवा के अंदर प्रश्न है, नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट में पदार्थ दिए गए हैं, उनके सामने कॉलम सेकंड में इनके उपयोग लिखिए। यानी ये जो फर्स्ट में ये पदार्थ दे रखे हैं इसमें इसका उपयोग लिखना है। तो पहला है गोल्ड, यानी सोना क्या काम आता है, ये आभूषण बनाने में काम आता है। कॉपर ये बिजली के तार बनाने में काम आता है। आयरन लोहा किस में काम आता है, मशीन बनाने में काम आता है। और मरकरी ये थर्मामीटर बनाने में काम आती है। तो ये इसके उपयोग है प्रत्येक का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 में मानव नेत्र की संरचना का नामकीय चित्र बनाइए। मानव नेत्र की संरचना का नामकीय चित्र बनाना है। तो हमने इसमें बहुत शॉर्टकट में ये बना रखा है। तो इसमें ये मानव नेत्र का चित्र है, इसमें ये लेंस लगा हुआ है और इसमें ये लेंस इधर से ये जुड़ा हुआ साइड से। तो इसमें जो लेंस है इसको हमने लेंस दर्शा रखा है। ये जो इसके आगे का होता है ये भाग, ये आगे का भाग, ये इसको बोलते हैं पारितरिका, ये जो आगे का भाग है इसमें। और इसमें जिससे ये जुड़ी हुई है ये पक्षाम पेशियां बोलते हैं, ये पक्षमाप पेशियां होती हैं जो ये से जोड़ के रखती है। और उसके बाद नहीं जहाँ पे इसका चित्र बनता है अपने कोई भी वस्तु का अपने आंख के अंदर, उसको बोलते हैं रेटिना। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेटिना का भाग है। और इसके बाद में प्रकाश तंत्रिका, जिससे अपने क्या है कि जो अपने जो चीज़ देखा वो अपने मस्तिष्क तक भेजने का जो काम करता है वो प्रकाशिक तंत्रिका होती है। तो ये चित्र देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में इसमें ब में लिखा है कि ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछोगे। अगर ट्रैफिक पुलिस है और उससे सड़क सुरक्षा संबंधी कोई प्रश्न पूछते हैं तो आप कौन से पूछेंगे। तो इसका उत्तर हमने लिख रखा है कि ट्रैफिक पुलिस से हम सड़क सुरक्षा संबंधी निम्न प्रश्न पूछेंगे। सड़क पार करते समय हमें क्या करना चाहिए। और दूसरा है सड़क पर बनी सफ़ेद और काली पट्टी क्यों बनाई जाती है। तीसरा यह है कि यदि आप दुर्घटना स्थल पर हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये 3 प्रश्न पूछना है। तो ये हमने प्रश्न ही पूछे हैं इसके अंदर। तो ये प्रश्न है। इसके बाद में इसका अथवा में आता है
अथवा में है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर हैं। इसमें चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने ये बना रखा है, इसमें ये नीचे चिकनी सतह है, ये चिकनी सतह बना रखी है और चिकनी सतह पर इधर से आपतित कोण किरण आ रही है। ये कोई सोर्स है, मान लो सूर्य है, सूर्य से ये आपतित किरण आ रही है, ये किरण यहाँ पे आएगी और इसे टकराने के बाद इस तरफ जाएगी। तो ये जो आने वाली है उसको आपतित किरण और जाने वाली है परावर्तित किरण। इसके बीच में जो ये एकदम बीच के अंदर जो 90 डिग्री का इस पे जो इस सतह पे इसमें 90 डिग्री का ये बना रखी है हमने लाइन, इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का होता है, ये आपतन कोण है। तो ये हमने इसका लिख रखा है आपतन कोण। और परावर्तन कोण ये अभिलंब और इसको परावर्तित किरण इसके बीच का होता है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये परावर्तन कोण है, ये समतल सतह। अब इसमें जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब इसका वह है, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलाने पड़ती है, सड़क सुरक्षा है, तो आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? तो अगर धुंध में गाड़ी चलाते हैं तो इसमें ये प्रश्न पूछ सकते हैं, धूम कोहरे में गाड़ी की गति कैसी होनी चाहिए? और दूसरा, धूम कोहरे में वाहनों के बीच न्यूनतम सुरक्षित दूरी कितनी होनी चाहिए? अब प्रश्न नंबर 25 है, शुद्ध जल और अशुद्ध जल कैसे पहचानेंगे? शुद्ध जल और अशुद्ध जल को पहचानना है। तो शुद्ध जल ये पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है तथा गंधहीन होता है, यानी ये एकदम साफ साफ दिखाई देता है, रंग भी नहीं होता है और गंध भी उसमें नहीं आती है। यह हानिकारक रसायनों जीवाणु से मुक्त होता है। और अशुद्ध जल होता है, ये पारदर्शी नहीं होता है, रंग तथा दुर्गंध होती है और इसमें हानिकारक जीवाणु होते हैं। इसमें हमें स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए, यानी जो हमें पसंद है वो स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखनी है। हमें जल स्रोतों को साफ तथा उसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें जल स्रोतों को गंदा नहीं करना चाहिए। तालाब के अंदर नहाना तथा कपड़ा नहीं धोना चाहिए। हमें वायु प्रदूषित करने वाले पदार्थों को खुले में जलाना नहीं चाहिए। तो ये इसके स्वच्छता संबंधी अच्छी बातें थी। उसके बाद प्रश्न इसके 25वें के अथवा में आता है, शुद्ध तथा अशुद्ध वायु में अंतर लिखिए। तो शुद्ध वायु और अशुद्ध वायु, शुद्ध वायु ये स्वच्छ पारदर्शी होती हैं, जबकि अशुद्ध वायु ये स्वच्छता पारदर्शी नहीं होती हैं। इसमें शुद्ध में कोई गंध नहीं होती है, जबकि अशुद्ध में ये दुर्गंध हो सकती है। अशुद्ध में सूक्ष्म जीव अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसमें उपस्थित हो सकते हैं। इसमें धुआं व धूल कण उपस्थित नहीं होते हैं, इसमें धुआं तथा धूल कण उपस्थित हो सकते हैं। अब 25वें अथवा में है, हमारे आसपास, यह अथवा नहीं है, इसके अथवा वाले के इसका ब भाग है, ए और ब 2 प्रश्न है, तो ब है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर है, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने होंगे। हमें हर रोज आसपास की सफाई करनी चाहिए, नालियों का पानी इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, कूड़ा करकट हर जगह नहीं डालना चाहिए और पेड़ पौधे लगाना चाहिए। ये इसके उपाय हैं। साथियों, इस प्रकार से ये विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी प्रश्न पेपर बचे हैं, जैसे विज्ञान के अलावा गणित, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उन सब का अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि अपलोड करते ही सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हमारा नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके अन्य जो मॉडल पेपर है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हो।